जय भवानी। हैप्पी नवरात्रि सभी को। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। एक मोटिवेशनल वीडियो। मैंने कहा था कि मैं जब तक नवरात्रों चल रहे हैं आपको नौ नौ बहनों की ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आपको काफ़ी अंदर से हिम्मत मिलेगा। तो मैं एक मेरी अपनी बहन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी एक बहन मेरी कज़न सिस्टर है, उनके बारे में ही है ये स्टोरी। तो मेरी एक बहन जो कि मैट्रिक तक पढ़ी हुई है, उस समय मैं बहुत छोटा हूँ। तो उनका पापा का सर्विस है बोर्ड में और उन जब वो क्योंकि यहाँ लड़की लोग को उस टाइम इतना पढ़ा लिया तो बहुत ज़्यादा होता था, तो वो मैट्रिक तक ही पढ़ी। और उसके बाद और वो मैट्रिक पास करना भी उस समय बहुत ज़्यादा टफ होता था, तो वो किसी तरह से मैट्रिक पास कर चुकी थी सेकंड डिवीज़न से। तो उनके लिए फिर वर्क ढूँढाने लगा तो पता चला कि एक काफ़ी अच्छा लड़का है, काफ़ी वेल एजुकेटेड है। तो एक हमारे शहर से एक दूसरा शहर और है, जिसको लोहरदगा बोलते हैं, वहाँ पर उनका शादी का बात चलने लगा। तो फाइनली शादी हो चुका क्योंकि लड़का काफ़ी अच्छा था। वो लोग 3 भाई थे और जो लड़का का पिताजी हैं वो कुछ बिज़नेस करते थे और जो बड़े वाले उनके भैंसुर हैं वो हेडमास्टर हैं स्कूल में और मंझले वाले कपड़ा दुकान है उनका। तो जीजाजी वहीं पर रहते थे। तो जीजाजी शादी होने के बाद जीजाजी वहीं पर रहने में अपने भाई के साथ बिज़नेस सँभालने लगे। बिज़नेस जैसे ग्रो हुआ तो भाई ने दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह से साइड कर दिया। तो जीजाजी बेरोज़गार हो गए, उनके पास कुछ बचा नहीं, कोई काम-धंधा बचा नहीं। तो एक बार रक्षाबंधन में मायके आना हुआ दीदी का, तो भाई बोला कि दीदी 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 मिठाई क्या क्या मिठाई लाई हो, ऐसे करके। तो दीदी एकदम इमोशनल हो गई क्योंकि उनका एकलौता भाई था। तो वो भाई भी काफ़ी छोटा था तो वो रोने लगी। बोली बाबू हम मिठाई तो ला रहे थे लेकिन मिठाई कहीं रास्ते में गिर गया या खो गया, कुछ हो गया, हमको मिला ही नहीं। तो किसी तरह उसको समझाइए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, किसी तरह से भाड़ा मांग करके आए थे। तो बहुत ही दर्द भरा कहानी है मेरी दीदी का। और शहर तो बोल के शादी हुआ था लेकिन वो शहर नहीं था, वो गांव था और वो भी एक कोयल नदी है। कोयल नदी के अंदर है जो काफ़ी एकदम रूरल एरिया है, जंगल वाला एरिया है, जहाँ पर ना दुकान का सुविधा है, ना हॉस्पिटल का सुविधा है, ना ही रोड का सुविधा है। और जो नदी है, नदी को भी पुल नहीं बना हुआ था उसमें, और नीचे से जाना पड़ता था, नदी को पार करके जाना पड़ता था। एकदम कटा हुआ उनका गांव था और 2-4 गांव ही गांव में 2-4 घर ही था जो ऊंची कास्ट का लोग रहते थे, यही लोग रहते थे। बाकी वहाँ पर सारे लोग वहाँ एमसीसी बेल्ट वाले लोग रहते थे। ज़्यादातर वहाँ पर उसी तरह के लोग थे। वहाँ पर किसी तरह का कुछ हुआ तो तुरंत मर्डर वर्डर होने वाला स्थिति था वहाँ पर, तो वैसा जगह पर उनका शादी हुआ था। अ, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी दीदी कि यहाँ पर मेरा शादी हो गया, ऐसा जगह पर दे दिया और काफ़ी हैवी अमाउंट दिया गया था। तिलक जो है तो भर-भर के दिया था। लेकिन दीदी एकदम पछता गई कि मेरा ऐसा घर में शादी हुआ। लेकिन जैसा हुआ उन्होंने स्वीकार कर लिया उस चीज़ को कि चलो भाई मेरा किस्मत में जो था वही हुआ, क्या करें अब इसमें क्या कर सकते हैं। और इकलौती लड़की थी, अब घर वाले भी परेशान कि ऐसा कैसे हो गया। तो कि दीदी फिर भी एजुकेटेड थी और बहुत हौसला वाली थी। उनका पास हौसला और एजुकेशन बहुत, नॉलेज बहुत ज़्यादा उनके पास है। तो किसी तरह से वहाँ पर एडजस्ट करने लगी। तो उनका ससुर ने गलती किया था कि एक मेन सिटी में, लोहरदगा सिटी में एक 5 डिसमिल का प्लॉट खरीद के रखा हुआ था उन्होंने कि हम शहर जाएँगे, कुछ सामान-वामान बेचने या खरीदने जाएँगे तो वहाँ पर रुकेंगे। कमरा भी बना कर रखा हुआ था वहाँ पर, खपरा वाला, खपड़ेल वाला कमरा बना हुआ था। तो अम, वही एक था। तो अब जीजाजी के
तरफ सब भाई लोग तो अपना-अपना साइड हो गया और जो छोटा भाई था, जो जीजाजी हैं उनका तरफ सब कोई हो गया। उनका जो ननद है, बड़ी वाली ननद, जेठ सास बोलते हैं उसको, तो वो कैंसर पेशेंट हो गई। उनका हड्डी में कैंसर हो गया और वहाँ से पस निकलते रहता था और उनको सेवा करना पड़ता था, दीदी को ही सारा चीज़ करना पड़ता था। और उसके बाद उनकी सास भी ऐसी कंडीशन में थी कि उनको भी बिस्तर में ही सब चीज़ पुराना पड़ता था, उनको सेवा पूरा की। और वो लोग तो चले गए कुछ दिनों के बाद, 6 महीना, साल भर जैसा हुआ उनको, वो लोग चले गए। तो उनका ससुर सब चीज़ देखा कि मेरी कौन वाली बहू सबसे ज़्यादा सेवा कर रही है और मेरा भी सेवा कौन कर रही है। तो यहाँ भी दीदी का पूरा पूजा-पाठ वाला माहौल था, काफ़ी अच्छा माहौल से निकली हुई थी। तो वो संस्कारों को अच्छी तरह से जानती थी, समझती थी और उन्हीं को अपना सास-ससुर को भगवान मान कर के, सेवा को ही पूजा मान कर के करती थी। तो ससुर जी का भी टाइम हो गया, तो उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा, गाँव में भी ज़मीन का टुकड़ा उनको ज़्यादा दिया और जो लोहरदगा में जो ज़मीन था, उसको भी बोल रहे थे उनके ससुर की, चलो तुम्हारे नाम पे कर देते हैं। तो दीदी ही बोली कि नहीं, सो कभी-कभी, कभी-कभार हेल्प के लिए अपनी से बड़ी वाली को, गोतनी को बुलाती थी, हेल्प लेने के लिए। जैसे उनकी सास या उनकी जो ननद है, उनको उठाना-बैठाना, कहीं ले जाना, तो उसमें हेल्प माँगती थी कभी-कभार, हमेशा नहीं, कभी-कभार करती थी। तो फिर भी दीदी सोची कि नहीं, अकेले हम इस चीज़ को नहीं ये करेंगे, सो उनको भी कर दीजिए। तो पंच बैठाया गया और उनको वहाँ पर 5 डिसमिल जो ज़मीन था उसको भी मिला और इनको भी मिला। तो कपड़ा दुकान वाला जो जीजाजी थे वहाँ शिफ्ट हो गए और ये जीजाजी तो कुछ इनके पास था नहीं, पैसा भी नहीं था, तो वो तो ऐसे ही थे। तो बहुत परेशान थी, तो किसी ने सलाह दिया कि चलो हम लोग जा रहे हैं विंध्यवासिनी। तो बोली दीदी मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे जाएँगे? तो उन्होंने बोला कि चलो हम अपना साइड से ले जा रहे हैं। तो ट्रेन में तो ज़्यादा उस टाइम पैसा नहीं लगता था, तो वो लेकर के गए वहाँ पर, दीदी ने मन्नत किया और उसके बाद जब वहाँ से आए तो उनका दिमाग में आइडिया आया, तो उन्होंने अपना गहना को 40,000 का, 40 या 50,000 का गहना था, इनको मिला हुआ मायके से था। तो उस गहने को गिरवी रख कर के उन्होंने एक आटा चक्की डाला वहाँ पर। आटा चक्की डाला, अब वो आटा चक्की डाला उसके बाद तो उनका स्टार्टिंग में नहीं चल रहा था और भी वहाँ था, इसलिए उनका नहीं चल रहा था। लेकिन जो भी कस्टमर आता था, दीदी उनको बहुत प्यार से उनको बैठाती थी। वही खपड़ा वाला घर में ही वो लोग रहने लगा था आकर के वहाँ से, क्योंकि वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं था ना, तो इधर ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाने के लिए आ चुके थे, तो मिल भी लगा चुके, तो मिल उतना अच्छा नहीं चल रहा था। और उसके बाद एक उनका मायके का एक लड़का भी था जो वहीं पर बोर्ड का वहीं माने ट्रांसफ़र हुआ था, बिजली बोर्ड वाला लड़का, तो ऊँचा ही पोस्ट में था, तो उनकी वजह से 6 महीना करीब उनको मुफ़्त बिजली मिला और धीरे-धीरे उसी तरह ग्रो होने लगा। जैसे कोई कोई कस्टमर आता था तो उनको बैठाती थी, चाय वगैरह पूछती थी और ऐसा ट्रीट करती थी जैसा कि उनका कोई मेहमान हो, इस तरह से ट्रीट करती थी। और काफ़ी अच्छे से, बहुत प्यार से सबसे मिल-जुल करके, पूरा मोहल्ला में भी और सबसे मिल-जुल करके वो रहती थी, बात-विचार करती थी। तो उनके व्यवहार या जो भी कहिए संस्कार, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे घर के अच्छे संस्कारों में पली-बढ़ी है, कोई लड़की थी, तो उनके पास वो चीज़ था। धीरे-धीरे उनका बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा, मिल चक्की इतना चलने लगा, उसके बाद मेस वाला पकड़ाया, जहाँ पर बल्क में सब पिसवाने लगा। थाना पकड़ाया, वहाँ में थाना का आटा पीसने लगी, तो उसमें भी पूरा बल्क में मिलने लगा, वहाँ सप्लाई होने लगा। तो इस तरह से उनका जो जर्नी है, बहुत ज़्यादा स्पीड एकदम पकड़ लिया। उनका जो ग्रो है, जो आपका मिल चक्की है, मतलब 2-3 घंटा ही सोने के लिए मिलता होगा और अपना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है उनको, और मतलब इतना ज़्यादा चलने लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा मशीन भी गाड़ा। उसके बाद दोनों पति-पत्नी मिलके खूब अच्छी तरह से चलाने लगे, बहुत अच्छे से। और अभी वो जो दीदी हैं काफ़ी अच्छे जगह पर पहुँच चुकी है, अपना घर बना चुकी है, बहुत ही अच्छा-सा, प्यारा-सा। उतना ही ज़मीन में बनाई है लेकिन ऊँचा बनाती चली गई है। करीब
3 तल्ला बनाई है। एक लड़का है उनका, एक लड़की है। एक जो लड़का है वो जज बन चुका है अभी के डेट में, और वो जो लड़की है, जो अभी उनका जो दामाद है दिल्ली में अभी दरोगा के पोस्ट में वहाँ पर पोस्टेड हैं, और जो उनका बेटा है यहाँ पर आपका रामगढ़ में, रामगढ़ कोर्ट में उनका है, अभी जज है वहाँ पे। तो इनका तो काफ़ी अच्छा निकल गया, और प्लेटफॉर्म के पास भी करीब 2 करोड़ जैसा वो ज़मीन खरीद चुकी है। तो ज़मीन फिर उसमें प्लेटफॉर्म और चौड़ा होने लगा ना, तो उसमें उनको ज़मीन का हटाने के लिए बोलने लग, मैंने उसको जैसे प्लेटफॉर्म को और चौड़ा करना है, तो उसके लिए सरकार उसको और पैसा दी, और वो पैसा से वो रांची में ज़मीन खरीदी है। धौनी के ही आसपास में ही है, अशोक नगर में वो खरीदी है। एक बड़ा सा प्लॉट खरीदी है, वहाँ पर 2 करोड़ करोड़ रुपया लगाई है। एम एस धोनी का घर के एम एस धोनी का घर पूरब साइड है, और उनका जो प्लॉट है पश्चिम साइड है, रोड के बीच में हाईवे रोड है। वो तो उनका अपोजिट में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर बोरिंग वगैरह भी करवा चुकी है। अभी वहाँ पर कुछ की नहीं है, क्योंकि वो अभी वहीं पर है। और दीदी मुझे हमेशा समझाती थी कि बाबू, जीजाजी के साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हारे साथ भगवान ना करके वैसा हो। तो तुम अपने भाई के साथ जो बिजनेस कर रहे हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी कभी विपरीत परिस्थिति आए, इसलिए तुम कुछ पैसा सेविंग करते जाओ। लेकिन मैं हमको लगता था कि उस टाइम मेरे पास बुद्धि नहीं था, हमको लगता था कि मेरी दीदी हमको गलत सलाह दे रही है, भाई के साथ ब्रेकअप करवा रही है, या वैसे कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहा था। लेकिन फिर भी हम सोचे कि अगर इसको दोनों तरफ से सोचते हैं तो शायद दीदी सही है, और दीदी का बात आज 100% सही है। मैं भी अपने भाई के साथ बिजनेस करता था, और मेरा भाई काफ़ी अच्छे मुकाम पर चला गया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ भी गलत किया है। तो मैं मानता हूँ कि वो मुझे, जो मेरी दीदी है वो मेरी गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सलाह दिया था। और इसलिए मैंने एक वीडियो मैंने डाला था कि अगर बिजनेस में ग्रो करना है या अपने जीवन में सफल होना है, तो अपने भाई पर विश्वास न करें, क्योंकि भाई भी वैसा ही हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। इसलिए अपना फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सब देख करके चलना चाहिए, और प्यास लगने से पहले कुआं खोद लेना चाहिए। तो मैं अपनी दीदी को अपनी गुरु मानता हूँ, और जो जीजाजी हैं उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया था, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरी शादी में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने ही रास्ता साफ किया था। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को सिर्फ यही अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना ले। और कभी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हौसला है तो सब कुछ है। आपके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपके पास हौसला है तो सब कुछ है। तो ये मेरी दीदी की बहुत ही ज़ीरो से हीरो बनने की स्टोरी है। इसको आप लोगों को मैंने बहुत छोटे टाइम पे मैंने आपको इतना बड़ा चीज़ बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी में किसी तरह की गलती या किसी तरह का खामी नज़र आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ मैं बिना रीटेक किए हुए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। मैं कोई एडिट या कोई फ़िल्टर या किसी तरह का स्क्रिप्ट राइटिंग मैं नहीं करता हूँ। जो मेरे मन में है, जो सच्चाई है वो मैं बताता हूँ। इसमें थोड़ी-सी आपको हो सकता है कि कुछ गलतियाँ नज़र आएँ, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, और आप लोग अपना ख़्याल रखिए और अच्छे से त्योहार मनाइए। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग खुश रहिए और सबको खुश रखिए। यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारा व्यवहार है, और हमें इस तरह से रहना चाहिए, और लोगों का भला करते रहना चाहिए, क्योंकि आप भला करेंगे तो वो आपका भला करेंगे।
आपका नीचे वाला कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो सब पर नज़र रख रहा है। तो वो कैमरा आपके साथ हमेशा है। याद रखिए, आपके पास दुनिया में कोई नहीं है ना, तो आपका वो है। उस पर विश्वास रखिए, आपका सब काम सफल होगा। जय माता दी।